दोस्तों नमस्ते। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आपसे एक निवेदन रहेगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं एक साइकोलॉजी का बहुत शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। ये टॉपिक जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो है ही महत्वपूर्ण रूप से, इसके अलावा आरएस जो मेंस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें भी ये उसके सिलेबस में भी ये टॉपिक डाला गया है। साथ ही रेट, सेटेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, साइकोलॉजी संबंधी कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं है जहां ये टॉपिक नहीं आता है। ये बहुत बेहतरीन और एक शानदार टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड और आरएस मेंस और रेट को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा कवर करता है। तो टॉपिक का नाम जो है वो है EQ, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? नॉर्मली हमने बुद्धि IQ के बारे में सुना है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हमने बहुत कम सुनते हैं। आप नॉर्मली किसी से बात करेंगे, आप पूछेंगे IQ क्या है, तो हर माता पिता आपको बता देंगे कि IQ ये होता है, और हम अपने पेरेंट्स में हम अपने बच्चों में IQ चाहते हैं। लेकिन EQ के बारे में जब भी आप किसी से पर्सन पूछते हैं, EQ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जबकि वास्तव में आपको बता दूं कि आज के समय की सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति है तो वो IQ के बजाय जो है वो EQ है। EQ जिस व्यक्ति में अच्छा है वो राजा बन के रहेगा, और जिसमें IQ अच्छा है वो जरूरी नहीं कि जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो, लेकिन यदि EQ आपके अंदर है तो आप जिंदगी की हर फील्ड के अंतर्गत सफल होंगे। तो आज इसी शानदार टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बता दूं, EQ क्या है? EQ है संवेगात्मक बुद्धि की ऐसी बुद्धि जो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी उस आयु के साथ आपके EQ का विकास होता जाएगा। सबसे पहला जो पर्सन EQ के ऊपर आपसे पूछता है वो पूछता है EQ से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, यानी EQ का विकास कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले विकास की अपन बात करें तो EQ की विकास की जब भी बात करेंगे, EQ जो शब्द है वो मुख्य रूप से जो प्रचलन में आया था, मुख्य रूप से इसका जो प्रतिपादन हुआ था 1995 में हुआ था। लेकिन जब इसके इतिहास की ओर अपन देखेंगे तो EQ जो शब्द है हमें सबसे पहले जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है 1920 में। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार, और इनमें जो तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि। ये जो सामाजिक बुद्धि है इसका जो संबंध माना गया है वो किससे माना गया है? EQ से माना गया है। तो पहला व्यक्ति जो EQ की ओर ध्यान जिसने आकर्षित किया वो कौन थे? थॉर्नडाइक थे। उसके बाद स्पेशली 1950 में मेस्लो ने भी भावात्मक बुद्धि जो है या भावात्मक बुद्धि के जो तत्व हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया मेस्लो ने। लेकिन मेस्लो का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, इसलिए मेस्लो एग्जाम में अमूमन नहीं आता है। 1966 में एक व्यक्ति हुए हैं बारबरा ल्यूनर। इन्होंने भावात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग किया। तो बारबरा ल्यूनर 3 नंबर पे जो आपको मैंने बताया है, बारबरा ल्यूनर, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। थॉर्नडाइक 1920 में सबसे पहले इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को ध्यान आकर्षित किया अपने सामाजिक बुद्धि के प्रकार के द्वारा। मेस्लो ने भी इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन मेस्लो का अमूमन एग्जाम में नहीं आता। तो कम से कम आप ये 3 बिंदुओं को जरूर दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद स्पेशली जो योगदान आता है उसमें आता है 1983 में व्यक्ति हुए हैं हार्वर्ड गार्डनर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने 1983 में एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, और इस बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार। इसमें जो इन्होंने 6 और 7 नंबर पे जो प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन, और दूसरी है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ये जो दोनों प्रकार हैं इन दोनों का संबंध जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से माना जाता है। तो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति अपने सामने कौन आ गया? हार्वर्ड गार्डनर। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद मेस्लो ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद बारबरा ल्यूनर ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, और उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में जो बुद्धि के 2 प्रकार बताए, व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य, उसमें संवेगात्मक बुद्धि की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो कई बार जब विकास की बात आती है तो ये चारों पांचों व्यक्ति आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब मेन जो टॉपिक की शुरुआत होती है वो यहां से होती है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1990 में जॉन मेयर
जॉन मेयर और पीटर सेलोवी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये संभावित प्रश्न होता है। सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, भावात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग अमेरिका के जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने किया। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। कब किया? 1990 में। इनकी किताब का नाम भी यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, व्हाट इज EI, भावात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक व्हाट इज EI और एक थी संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास। दूसरी किताब का नाम है संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास। ये 2 किताबें जो है वो जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने लिखी, लेकिन ये किताब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछेगा, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉन मेयर, पीटर सेलोवी, 1990। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि जो EQ है उसके वर्तमान प्रतिपादक कौन है? 1995 में इसका जो प्रतिपादन हुआ वो किसने किया है? डेनियल गोलमैन। तो जो वर्तमान प्रतिपादक हैं, ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। डेनियल गोलमैन ने 1995 में इसका प्रतिपादन किया। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। और इनकी किताब का नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किताब का नाम भी आपको जहन में रखना है, संवेगात्मक बुद्धि। पुस्तक का नाम लिख सकते हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण है। संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये इनकी किताब है, काफी बड़ी किताब है, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये किसकी किताब है? डेनियल गोलमैन, 1995 अमेरिका के हैं और इनको संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक माना जाता है। तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अपने जहन में अच्छे से रखना है। शब्द का प्रयोग जॉन मेयर, पीटर सेलोवी ने किया और जो प्रतिपादक हैं वो डेनियल गोलमैन है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर अपन बात करेंगे, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। जो इसके प्रतिपादक थे डेनियल गोलमैन, उन्होंने एक बात कही कि 21वीं सदी महिलाओं की है। ये बात क्यों कही? इस बात का निहितार्थ ये था कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, आयु के साथ बढ़ती है। लेकिन जब अपन IQ की बात करते हैं तो IQ पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब EQ की बात करेंगे यहाँ लिंग का प्रभाव पड़ता है। मतलब महिलाओं में संवेगात्मक बुद्धि ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाली जो सदी है वो किसकी है? महिलाओं की। और आज आप देख सकते हैं, क्लासरूम में देख लीजिए, कोचिंगों में देख लीजिए, कॉलेजों में देख लीजिए, स्कूलों में देख लीजिए, चाहे वो रिजल्ट की बात हो चाहे उपस्थिति की बात हो, आज महिलाएं बहुत ज़्यादा अव्वल हैं। अभी बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं, बोर्ड के रिजल्ट्स में, सभी रिजल्ट्स में जो टॉप करने वाली वो महिलाएं हैं। IAS RS के रिजल्ट्स में सब जगह टॉप करने वाली महिलाएं हैं, क्योंकि इनमें संवेगात्मक बुद्धि बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये महिलाएं कभी हार नहीं मानती और ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है वो महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है और सफलता में जो संवेगात्मक बुद्धि का योगदान माना गया है वो डेनियल गोलमैन ने माना कि 80% जो योगदान होता है वो संवेगात्मक बुद्धि का होता है। आज जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये जो सुसाइड की परंपरा है, इसका होने का बड़ा कारण ये है कि हमारे अंदर संवेगात्मक बुद्धि का कमजोर होना। अमेरिका और जापान जैसे जो देश हैं वहां उनके स्कूलों के पाठ्यक्रम में संवेगात्मक बुद्धि को शामिल किया गया है। यही रीजन है कि जापान जैसा छोटा सा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उसका कारण है कि वहां के बच्चों को संवेगात्मक बुद्धि का विकास कैसे किया जा सकता है, उसका प्रशिक्षण कैसे दिया जा सकता है, इसका प्रारंभिक काल से ज्ञान करवाया जाता है। और हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है वहां केवल हम IQ पे बल दे रहे हैं और IQ आज हमारे जिंदगी में हताशा और निराशा का सबसे बड़ा कारण है। तो आज डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि के सबसे पहले बिंदु की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं संवेगात्मक बुद्धि के तत्व। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वाधिक प्रश्न भी यहीं से आते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व क्या होते हैं। साथ ही साथ आप भी अपने आप से तुलना कीजिएगा कि जो 5 तत्व मैं बताने जा रहा हूं आप में से कितने तत्व आपके अंदर हैं, और यदि नहीं है तो संवेगात्मक बुद्धि का विकास किया जा सकता है। याद रखिएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर संवेगात्मक बुद्धि कमजोर है, मैं क्या करूं। आप इसका डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके 5 तत्व होते हैं। किसने बताए हैं? गोलमैन ने बताए हैं। और 5 तत्व क्या है इनको समझना आपको। सबसे पहला तत्व है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता, या आप इसको आत्म चेतना भी कह सकते हैं।
आत्म जागरूकता या आत्मचेतना, इसका मतलब समझिएगा, जिस व्यक्ति में स्वयंगात्म बुद्धि अच्छी होती है उसे अपने बारे में पूरा ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे गुण क्या हैं, मेरे अवगुण क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता। यदि आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं है कि मेरी क्वालिटीज क्या हैं, मैं क्या नहीं कर सकता, मेरी कमियां क्या हैं, यदि ये आपको नहीं पता है तो आप में स्वयंगात्म बुद्धि का अभाव है। जिस व्यक्ति में स्वयंगात्म बुद्धि होगी उसे ये पता होगा कि मेरी संभावनाएं ये हैं, ये फील्ड मेरे लिए ज़्यादा अनुकूल है, यहाँ मैं ज़्यादा बेहतरीन कर सकता हूँ। तो पहला तत्व जो होता है वो क्या होता है? आत्म जागरूकता। अपने बारे में एक इमेज क्रिएट कीजिए कि मैं ऐसा हूँ और ये मेरी संभावनाएं हैं, मैं ये कर सकता हूँ। पहला कारक हो गया आत्म जागरूकता। दूसरे कारक की बात कर रहा हूं मैं, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण क्या होता है? जिस व्यक्ति में स्वयंगात्म बुद्धि होगी वो कभी भी भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लेगा, उसका अपने ऊपर कंप्लीटली नियंत्रण होगा। कहीं भी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सोच समझ के आप विचार करके करोगे। बहुत सी बार आप देखते हैं बहुत से लोग राजनीति में सफल हुए हैं। याद रखना, राजनीति में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिसमें स्वयंगात्म बुद्धि बहुत अच्छी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, बिजू पटनायक का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, भरी सभा में स्पीच दे रहे थे, एक व्यक्ति ने खड़े होकर उनको थप्पड़ मारा, वो गिर गए, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसको गले लगा लिया और ये कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी जनता देखती रहेगी कि एक मुख्यमंत्री पद पे काबिज व्यक्ति और एक जिसको थप्पड़ मारी उसको गले लगा रहा है। ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल। आपका अपने ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होगा आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल मीडिया, आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है और आपके मन में है कि मुझे सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, लेकिन फिर भी आप 1 घंटे बाद मोबाइल उठा के देखते हैं, आत्मनियंत्रण नहीं है और आप 3 महीने हो गए आपको मोबाइल देखे हुए। गजब का कंट्रोल है। आपकी बहुत फेवरेट मूवी आ रही है, इच्छा है देखने की, लेकिन फिर भी सेल्फ कंट्रोल कर लिया कि नहीं, मेरे लिए मूवी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरा कैरियर, मेरा लक्ष्य महत्वपूर्ण है। तो जिस व्यक्ति का खुद पे नियंत्रण होता है वो जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ता है। तो स्वयंगात्मक बुद्धि का दूसरा कारक है अपने आप पे नियंत्रण होना आपका बहुत जरूरी है। तीसरे कारक की मैं बात करूंगा, आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। स्वयंगात्मक बुद्धि का तीसरा कारक होता है सेल्फ मोटिवेशन। यह एक प्रकार से कह देंगे स्वयंगात्मक बुद्धि का हार्ट कह सकते हैं, आपको हृदय है ये। इसके बिना जिंदगी में अपन आगे नहीं बढ़ सकते। आत्म अभिप्रेरणा क्या है सुनिएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा यदि कोई कारक है तो वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। एक बाह्य मोटिवेशन है, एक इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये जो आत्म अभिप्रेरणा है ये एक ऐसा हथियार है कि जिंदगी में आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या होता है? मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं, जब भी आप मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, उठते ही पहले कागज के ऊपर एक लाइन लिखें, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कभी हार नहीं सकता, मुझे जिंदगी में बनना है, मैं कभी रुक नहीं सकता, मैं कभी थक नहीं सकता। हमेशा अपने प्रति अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं आराम से ये कर लूंगा। ये सेल्फ मोटिवेशन है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा सेल्फ मोटिवेशन का, भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरुणिमा सिन्हा का। यदि आपने नाम सुना है, अरुणिमा सिन्हा वो लड़की थी जिसको ट्रेन से गिरा दिया गया था, जिसके दोनों पैर कट गए थे, जिसके रीढ़ की हड्डी पूरी डैमेज हो चुकी थी और जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कभी मामूली रूप से भी चल नहीं सकते। लेकिन उस लड़की ने जिद की कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है। आपको विश्वास नहीं होगा, जिस व्यक्ति के दोनों पैर डुप्लीकेट हो, कृत्रिम हो, जिसके रीढ़ की हड्डी काम नहीं करे और वो इंसान ये जिद कर ले कि मुझे आगे बढ़ना है, कोई उनकी जिंदगी में नहीं था जिसने उनको मोटिवेट किया, लेकिन उनके अंदर खुद के अंदर एक प्रेरणा थी कि मुझे उस दुनिया को एक बार दिखाना है। जिन लोगों ने उसके ऊपर अंगुली उठाई वो विकलांग है, महिला है और वो बछेंद्री पायल के पास जाती है, माउंट एवरेस्ट प्रशिक्षण लेती है और आपको विश्वास नहीं होगा, जब माउंट एवरेस्ट फतेह करने जाती है तो उसके दोनों पैर जो हैं उनसे ब्लड निकलने लग जाता है। उनके जो साथी शेरपा हैं वो कहते हैं कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक ही बात का जुनून था, आई कैन डू इट, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। और वो मुकाम उन्होंने पाया कि जब उस पल पे माउंट एवरेस्ट के पिक पॉइंट पे वो चढ़ जाती हैं और एक छोटी सी लाइन बोलती हैं कि आदमी विकलांग जो है वो कभी शरीर से नहीं होता, विकलांग हमेशा मन से होता है। तो दोस्तों ये सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी ताकत है, जिंदगी में आपके सामने हजारों परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन हमेशा एक ही बात सोचिए कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है। तो सेल्फ मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है, तीसरा कारक है। और हमेशा कागज पे
दिन में कम से कम 20 या 30 बार आप ये लाइन जरूर लिखें, आई कैन डू इट। ये सवेंगात्मक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, आत्म अभिप्रेरणा। उसके बाद 4 नंबर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं समानुभूति या प्रानुभूति। समानुभूति या प्रानुभूति, इंपैथी क्या होती है? एक सहानुभूति होती है, एक प्रानुभूति होती है। प्रानुभूति और समानुभूति का मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करना, वो जैसा दुखी है उसके जैसा सेम का सेम व्यवहार करना। यह सवेंगात्मक बुद्धि का सबसे बड़ा लक्षण होता है। एक आदमी दुखी जा रहा है, आप उसे गले लगा लो, उसके दुख दर्द में पूर्ण रूप से शामिल हो जाओ, वो इंसान कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। तो जो सवेंगात्मक बुद्धि जिन लोगों में पाई जाती है वो दूसरों के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं। और राजनीति में याद रखना, वही लोग सफल हुए हैं, प्रशासन में वही लोग सफल हुए हैं जिनमें प्रानुभूति और समानुभूति का भाव सबसे ज्यादा रहा है। तो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना ये प्रानुभूति या समानुभूति होती है। 5वां कारक है सामाजिक कौशल। यह सवेंगात्मक बुद्धि का अंतिम तत्व होता है, सामाजिक कौशल, सामाजिक दक्षता। सामाजिक कौशल में क्या आता है? सामाजिक कौशल में आता है अंतर्व्यक्तिक संबंध, दूसरों के साथ आपको संबंध कैसे बनाने हैं, आप में समस्या समाधान करने की योग्यता कैसी है, आप में निर्णय स्थापित करने की योग्यता कैसी है। जिंदगी में जब भी आप सफल बन जाएं, खुद को कभी सफलता का श्रेय मत दो, दूसरों को दो कि मैं उनकी वजह से बनाऊं। एक प्रिंसिपल अच्छा रिजल्ट आने पे अपने स्टाफ को कहता है कि मैं इस स्टाफ की वजह से बनाऊं, इस स्टाफ ही रिजल्ट के लिए जिम्मेदार है। तो ये होती है सवेंगात्मक बुद्धि। एक अपने आप को आप आगे बढ़ाने की कोशिश रखें, वो सवेंगात्मक बुद्धि का लक्षण नहीं होता। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाओ, आपका संप्रेषण योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में चिंतन योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में समस्या समाधान की योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन्हें कहा जाता है सामाजिक कौशल। तो सवेंगात्मक बुद्धि कितने तत्व हो गए? आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति और सामाजिक कौशल। इनमें सबसे जो की वर्ड है सवेंगात्मक बुद्धि का वो क्या है? आत्म अभिप्रेरणा। अब अगले बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। सवेंगात्मक बुद्धि पे लगभग प्रश्न यहां से आता है, इसको आप ढंग से कवर करें। एक जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है सवेंगात्मक बुद्धि के प्रतिमान। सवेंगात्मक बुद्धि के 3 प्रतिमान होते हैं, इनमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ नाम देखने हैं। पहला जो प्रतिमान होता है वो होता है योग्यता आधारित प्रतिमान, योग्यता प्रतिमान। और ये जो प्रतिमान दिया है वो दिया है जॉन मेयर और पीटर सेलोवे ने। किसने दिया है? जॉन मेयर व पीटर सेलोवी। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने कहा कि सवेंगात्मक बुद्धि एक योग्यता है और इसमें 4 योग्यताएं शामिल होती हैं। पहली योग्यता होती है सवेंगों का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर अनुमान लगा लो कि ये वास्तविक दुखी है या डुप्लीकेट दुखी है, ये सही रो रहा है या यूं ही रो रहा है, ये होती है प्रत्यक्षीकरण करना। दूसरी योग्यता होती है विचार करके सवेंगों का प्रयोग करना। कोई भी बात को बोलो वो बिना सोचे समझे मत बोलो, कैसी ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे किसी को हर्ट हो। तीसरी योग्यता होती है सवेंगों को समझने की योग्यता। समझने का मतलब है जब कोई आदमी हाथ मिलाए उससे अनुमान लग जाएगा कि वो आदमी हमारा कितना घनिष्ठ है। जब आपके कोई पैर छूता है उससे अनुमान लग जाता है कि वो वास्तविक में फॉर्मेलिटी कर रहा है या वो रियली में पैर छू रहा है। कोई गले लगता है उससे पता लग जाएगा कि वो वास्तव में मिलना चाह रहा है वो या ऐसे ही फॉर्मेलिटियां औपचारिकताएं कर रहा है। तो ये होती है सवेंगों को समझने की योग्यता। और चौथी योग्यता इन्होंने बताई थी सवेंगों का प्रबंधन करने की योग्यता। तो इन्होंने 4 योग्यताएं बताई, योग्यता आधारित प्रतिमान में इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर पे आता है गुण आधारित प्रतिमान। केवल आपको नाम देखना है, सिर्फ नाम पूछेगा। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे केवी पेट्राइड्स। इन्होंने कहा था कि सवेंगात्मक बुद्धि आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न गुण होता है, इसे व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता, केवल आपको गुण के रूप में याद रखना है। और तीसरा प्रतिमान जो होता है वो होता है मिश्रित प्रतिमान। मिश्रित प्रतिमान किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने। किसने दिया है? डेनियल गोलमैन ने ये मिश्रित प्रतिमान दिया है। और मिश्रित प्रतिमान का मतलब होता है सवेंगात्मक बुद्धि योग्यता भी होती है और सवेंगात्मक बुद्धि गुण भी होता है, यानी दोनों का जो मिश्रण हो गया वो कहलाया मिश्रित प्रतिमान। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन तीनों को देख लीजिएगा। अंतिम रूप से अपन चर्चा करें सवेंगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। उपयोगिता पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक बात तो दिमाग में आप फीड कर लें, सवेंगात्मक बुद्धि ऐसी ताकत है जो जिंदगी के हर कार्य हर क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो ये तो सोचो ही मत कि किसी कार्य में सफलता प्रदान नहीं करेगी। इस पे फैसगढ़ पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, किसी और एग्जाम में आता है आपको अप्लाइड सा प्रश्न आएगा, आपको ज्यादा रटना नहीं है। सवेंगात्मक बुद्धि जीवन को सुखमय बनाने में उपयोगी है।
जीवन में शांति प्रदान करने में उपयोगी है, जीवन में सफलता प्रदान करने में उपयोगी है। मतलब जिस व्यक्ति में सविंगात्म बुद्धि होगी वो कभी हार नहीं मानता है, परीक्षा देने जाएगा तो भी आत्मविश्वास के साथ जाएगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, कठिन परिस्थिति आ जाए तो भी वो आशावादी बना रहेगा। इसलिए सफलता प्रदान करने में सबसे ज्यादा उपयोगी सविंगात्म बुद्धि को माना गया है। आप किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो सविंगात्म बुद्धि के द्वारा, आप जीवन में किसी का भी मूल्यांकन कर सकते हो सविंगात्म बुद्धि के द्वारा, आप किसी भी व्यक्ति से संबंध बना सकते हो। यह प्रश्न कई बार आ गया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ जल्दी संबंध बना लेता है, ये कौन सी प्रकार की योग्यता है? ये आपकी सविंगात्म बुद्धि की योग्यता है। जिस व्यक्ति में सविंगात्म बुद्धि अच्छी होगी वो कहीं भी समायोजन कर लेगा। स्टीव हेस्गर्ड में पिछली बार यह प्रश्न आया था कि एक व्यक्ति दूसरे समूह में समायोजित हो जाता है, इसका तात्पर्य उसमें अधिक क्या है? उसमें ईक्यू की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो कहीं भी ये लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तनाव को दूर करने में इस बुद्धि को सबसे उपयोगी माना गया है कि तनाव कैसा भी आ जाए ये लोग तनाव से हारते नहीं है, डरते नहीं, तो तनाव का प्रबंधन करने में उपयोगी है, समस्याओं के समाधान में उपयोगी है, निर्णय शक्ति का विकास करने में उपयोगी है। जिंदगी का ऐसा कोई कार्य नहीं है जहां सविंगात्म बुद्धि उपयोगी नहीं है। एक कॉमनली अंतिम रूप से मैं बिंदु की चर्चा कर रहा हूं कि सविंगात्म बुद्धि से युक्त बालक कैसे होते हैं, सविंगात्म बुद्धि से युक्त व्यक्ति कैसे होते हैं। तो इसमें भी आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है। जिनमें सविंगात्म बुद्धि पाई जाएगी वो आशावादी होंगे, कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते कि मेरा पेपर खराब हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा। ये संवेदनशील होते हैं, दूसरों के रिश्तों को समझते हैं, बहुत भावुक टाइप व्यक्ति होते हैं, बट नियंत्रण भी होता है, तो संवेदनशीलता इन लोगों में पाई जाती है। इनमें समस्या समाधान की योग्यता बहुत अच्छी होती है, इनका आत्मविश्वास बहुत शानदार होता है, हमेशा ये सोचते हैं कि हम सफलता के लिए ही बने, बिलीविंग सिस्टम बहुत शानदार होता है। इनमें नेतृत्व का गुण बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था राजनीति में वही लोग सफल हैं जिनमें सविंगात्म बुद्धि है। आज नरेंद्र मोदी सफल हैं क्योंकि उनमें सविंगात्म बुद्धि है। IQ चाहे उनमें बेहतर नहीं हो लेकिन उनमें EQ बेहतर है। जितने भी राजनीति में लोग सफल हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो ज्योति बसु हो, चाहे बिजू पटनायक हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये सब इंदिरा गांधी हो, ये सब लोग इस बात के उदाहरण हैं, राजीव गांधी हो, जिनमें सविंगात्म बुद्धि बहुत अच्छी रही है, वो लोग दुनिया में राज करते हैं। तो सविंगात्म बुद्धि नेतृत्व गुण का विकास करता है, स्वतंत्र निर्णय शक्ति का विकास ये करेगा। जिंदगी में कोई भी ऐसी समस्या आ जाए ये लोग उनका समाधान आसानी से कर लेते हैं। तो सविंगात्म बुद्धि एक बहुत व्यापक और छोटा सा बिंदु है, इसको बस आपको समझना है कि कैसे और क्या प्रश्न आते हैं। 5 तत्व याद करके जाइए, सविंगात्म बुद्धि की उपयोगिता याद करके जाइए, सविंगात्म बुद्धि का विकास कैसे हुआ ये याद करके जाइए, और सविंगात्मक बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? भावात्मक स्थिरता बटा मानसिक आयु गुणा 100। और ये सूत्र का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था कित बिस्ले ने। इस सूत्र का प्रयोग किसने किया था? कित बिस्ले ने, भावात्मक स्थिरता बटा मानसिक आयु गुणा 100। तो ये टॉपिक मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, बाकी बहुत डिटेल्ड में टॉपिक है, और डिटेल में आप यदि इसको पढ़ना चाहते हैं, इसका मापन जो किया था वो जॉन मेयर पीटरसेलोवी ने किया, रेयूबेन बार्ड ने किया, डॉक्टर LK मंगल ने सविंगात्म बुद्धि के मापन में योगदान दिया है। यदि और अधिक विस्तृत वर्णन यदि सविंगात्म बुद्धि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जो मेरी नवीनतम किताब आई है फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीट के लिए, बहुत शानदार किताब है, उस किताब को आप जरूर देख लें। उस किताब में ये टॉपिक पूरा शानदार तरीके से डाला गया है। अवनी मनोविज्ञान का जो चतुर्थ संस्करण है वो पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में उपलब्ध है, तो आप उसको देख लें। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।